एसबीएन ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसे पढ़ेंगे आज हम और देखेंगे किस तरह से जो है बस की यात्रा रहती है लेखक की। तो अब हम पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी हम लेखक बता रहे हैं कि हम 5 दोस्त थे और हम पाँचों दोस्तों ने ये तय किया कि हम शाम को 4 बजे जो बस जाती है उससे हम जाएंगे, क्योंकि पन्ना से जो है इसी कंपनी की एक बस है जो सतना जाती है और वो जो है जबलपुर हमें पहुंचा देगी और जबलपुर में जो हमारी ट्रेन है उससे हमें मिला देगी और सुबह हम घर पहुंच जाएंगे, है ना। और हम पांचों में से 2 जो थे उनको सुबह काम पे भी जाना था, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हमें इस बस को लेना ही था। लेकिन कुछ लोगों ने हमें ये सलाह दी कि शाम को जो है जो समझदार लोग होते हैं वो शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं, है ना। तो मैंने अचानक से पूछा कि क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस डाकिन है ना। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर जो है लेखक देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है ना। आप देख सकते हैं बस की हालत कितनी भयंकर हो रही है ना। तो इसीलिए शायद लेखक जो है बस को देख करके बोल रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने बस को देखा तो उनके मन में जो एक श्रद्धा उमड़ पड़ी, वो एकदम से जो है ऐसी लग रही थी जैसे बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, उसको बहुत सारे सदियों के अनुभव हो चुके हैं, तो उस सदियों के अनुभव के निशान जो है उस पर दिख रहे थे। शायद इसीलिए लोग उस पर सफ़र करना पसंद नहीं करते होंगे शाम के वक्त, ताकि वो जो है इस बूढ़ी बस को कष्ट ना दें, है ना। अब ये बूढ़ी बस जो है वो केवल किसके काम के लिए रह गई थी? केवल पूजा के लिए रह गई थी कि इसकी बस पूजा की जा सकती है ना। उस पर सवार जो है कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब बस कंपनी के जो एक हिस्सेदार थे वो भी उस बस में जा रहे थे, तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि सर ये बस चलती भी है? तो उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, चलती है। तो हमने कहा अच्छा सर, हाँ। बोले देखिएगा अभी चलेगी। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा अपने आप चलेगी? तो उसने कहा हाँ, और कैसे चलेगी? तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमें भी यही देखना है कि कैसे चलती है ना। मतलब मज़े लेते हुए जो है लेखक उनसे पूछ रहे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी हम जो है बस में बैठ गए तो मैंने उनसे एकदम से कहा कि अच्छा गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चल जाती हैं क्या? और हम जो है थोड़ा आगे पीछे करने लगे कि भाई हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बस में। हम थोड़ा डर गए उस बस को देख करके। लेकिन जो डॉक्टर मित्र थे हमारे, उन्होंने कहा कि डरो मत, चले जाओ, कोई नहीं, नई बस नहीं है, पुरानी बस है, बहुत अनुभवी है, नई नवेली बसों से तो ज़्यादा अच्छे से रखेगी, एक बूढ़ी माँ की तरह जो है हमें गोद में बिठा करके ये ले जाएगी, तो आप बैठ जाओ इसके अंदर। लेकिन जो हमें छोड़ने, हम बैठ तो गए बस में, लेकिन जो हमें छोड़ने आए थे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो हमें ये कह रहे हो कि भैया हम तुम्हें लास्ट टाइम छोड़ रहे हैं, पता नहीं तुम वापस बचोगे भी या नहीं, है ना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी बस का जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो बस इतनी ज़ोर से आवाज़ करने लगी, ऐसा लग रहा था मानो हम खुद इंजन के अंदर ही बैठे हुए हैं। और जो बस थी उस बस में वैसे ही बहुत कम कांच बचे हुए थे, सारे कांच टूट चुके थे, थोड़े बहुत कांच बचे थे और उन कांचों से भी ऐसा लग रहा था जैसे हमें उन कांचों से अब बचना है, ठीक है। और इंजन जो है वो चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही जो है उन्होंने इंजन लगा हुआ है बस का। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को
छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी क्या हुआ कि अब जो है लेखक बता रहे हैं कि बस चलने लगी और चलते ही ऐसा लग रहा था मान लो ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय जवान रही होगी, है ना। मतलब बस की इतनी बुरी कंडीशन है कि बस जो है वो उसकी सारी जो सीटें हैं वो ऐसा लग रहा है मान लो कभी सीट आगे जा रही है, कभी जो उसके ऊपर जो बॉडी लगी हुई है वो आगे जा रही है, और धीरे धीरे फिर ऐसा पता ही नहीं चला कि अब जो है समझ में नहीं आ रहा था कि बॉडी पे मतलब सीट के ऊपर हम बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर सीट बैठी हुई है ना। मतलब पूरी तरह से हिल रही है। 8-10 मील चलने के बाद ये कंडीशन हो गई। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है ना। मतलब अचानक से जो है बस रुक गई और बस रुकते ही पता चला कि पेट्रोल की टंकी में जो है छेद हो गया है। तो जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो ड्राइवर जो है नीचे उतरा और उसने बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और अपने बगल में रख लिया और एक नली से जो है उस पेट्रोल को इंजन की तरफ बेचने लगा, है ना। अब जो है जो ऑथर हैं यानी जो राइटर हैं, लेखक जो हैं, वो बोलते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में जो ये बस के ओनर हैं, जो कंपनी है, जो मालिक, जो हिस्सेदार हमारे साथ बैठे हैं, बस अब वो ये करने वाले हैं कि वो अपने गोद में इंजन को निकाल के रख लेंगे और फिर नली से जो है यानी एक पाइप से इसको दूध पिलाती है जैसे माँ बच्चे को, उस तरीके से ये इस इंजन को पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी बस जो है उसकी रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, है ना, वो चल रही थी। तो लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि मुझे अब इस बस के एक भी हिस्से पर जो है भरोसा नहीं हो पा रहा था और मैं जब देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे अब इस बस का जो है या तो ब्रेक फेल हो जाएगा या इसका स्टीयरिंग टूट जाएगा। बस की क्योंकि हालत बहुत ख़तरनाक थी। तो जो बाहर प्रकृति के जो दृश्य थे बहुत सुंदर सुंदर, यानी पेड़ हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए हैं, झीलें बह रही है, लेकिन मुझे वो सब कुछ डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था हर पेड़ जो है मुझे मेरा दुश्मन नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बस पेड़ से टकराएगी या फिर जो है झील में कूद जाएगी। इस तरह की स्थिति उनके साथ हो रही है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कर रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी अचानक से बस रुक गई और अब ऐसा लग रहा था ड्राइवर जो है हर तरकीब लगा रहा था कि बस चल जाए, लेकिन बस चल ही नहीं रही थी, है ना। तो ऐसा लग रहा था मानो अब बस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने लग गई है, यानी अब वो नहीं चलेगी, है ना। तो कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो ये और कह रहे हैं, जो बैठे हुए थे सवारी, उनसे कह रहे थे कि नहीं जी बस तो फर्स्ट क्लास है, पहली बार ऐसा हुआ है, अचानक से पता नहीं कैसे जो है बस रुक गई है। शीत चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय सी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी जो रोशनी आ रही थी, पेड़ों की छाया, जो थोड़ी थोड़ी चांदनी, मतलब चांद की जो थोड़ी थोड़ी रोशनी थी उसमें पेड़ों की छाया आ रही थी, लेकिन हमको वो बस जो है उसको जब हम देख रहे तो हमें बड़ी दया आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बेचारी कितनी बूढ़ी है और हम कितने बेशरम हैं, इस बूढ़ी बस पे बैठ करके आ रहे हैं। अगर ये यहीं अभी इसका जो है अंत हो गया, यानी बस अगर अभी यहीं पे ख़त्म हो गई तो हमें यहीं पे इसका प्राणांत करना पड़ेगा, यानी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी अब हिस्सेदार साहब जो है उन्होंने इंजन खोला और इंजन खोल के कुछ ना कुछ किया तो बस आगे, मतलब बस स्टार्ट हो गई और वो चलने लगी है। लेकिन अब जो है उसकी चाल बहुत धीमी हो गई है। ऐसा लग रहा है मान लो धीरे धीरे जो है कोई बूढ़ी औरत चल रही हो, है ना। और धीरे धीरे जो है उसके हेडलाइट्स जो है वो भी बंद हो गई। तो उसके लिए लेखक जो है वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे उसकी आंखों की ज्योति भी चली गई और वो अब चांदनी रात में रास्ता टटोल के धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। और जैसे ही पास से कोई गाड़ी उसके निकलती है तो वो साइड में हो जाती है। तो उसके लिए भी लेखक कह रहे हैं कि वो ऐसे साइड में होकर के खड़ी हो जाती है जैसे वो बोलती है कि बेटा तुम निकल जाओ, मेरी तो वो उम्र गई, अब भागने वाली है ना, मैं तो धीरे धीरे रैंक कर चलूँगी, तो तुम आगे निकल जाओ।
एक एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी जैसे ही हम एक पुलिया के ऊपर पहुँचे, एक नाले के ऊपर एक पुलिया बनी थी, उस पुलिया पे जैसे ही हम पहुँचे तो टायर में से एकदम से फस आवाज़ हुई और टायर नीचे बैठ गया, यानी टायर फट गया था। और लेखक बता रहे हैं कि अगर थोड़ी भी बस स्पीड में होती तो जो है बस उछल करके नाले में चली जाती। वो तो बहुत धीमे चल रही थी, रेंग रही थी बस, है ना, इसलिए टायर जैसे फटा तो बस नीचे बैठ गई। तो जो है मैंने एकदम से जो बड़ी श्रद्धा भाव से जो हिस्सेदार थे उनकी तरफ देखा कि अच्छा ये कितना महान आदमी है, इसको सब पता है कि बस की क्या कंडीशन है, उसके बावजूद भी इसी बस से ये सफ़र कर रहा है ना। और वो एक व्यंग के रूप में कह रहे हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता जो है हाथ पसार के इस व्यक्ति का इंतज़ार करते कि एक टायर के लिए इसने जो है अपनी जान दे दी, लेकिन टायर इसने नहीं बदला है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हाँ, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी बस इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाग कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी फिर जो है जैसे ही टायर फट गया तो दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया गया और बस वापस जो है धीरे धीरे चलने लगी। अब हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। हमें नहीं लगता था कि हम पन्ना टाइम पे पहुंच जाएंगे। पन्ना क्या, हमें ऐसा लगता था कि अब तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और हम तो जो है अब लगता है इस लोक से सीधा परलोक ही पहुंचने वाले हैं। तो अब हम बिल्कुल आराम से बैठ गए कि अब कोई बात नहीं, इस पृथ्वी पर तो हमें रहना नहीं, अब तो हम इसमें बैठ ही गए, अब तो हमें मरना ही है। तो हम बड़े निश्चिंत होकर के आराम से बैठ गए और अब हमारी धीरे धीरे जो है टेंशन जो थी वो कम हो गई। हमने बस की तरफ ध्यान देना कम कर दिया और अब हम आराम से बात करने लगे और धीरे धीरे हमारी चिंता चली गई और हंसी मजाक जो है वो हमारा चालू हो गया। ये हरिशंकर परसाई जी ने ये कहानी लिखी है। उन्होंने बस की यात्रा का जो है वर्णन बताया है कि किस तरह से एक बस है जिसकी हालत बड़ी बुरी हो रही है और उसमें हम यात्रा करते हैं और उस बस में जो है किस तरह से धीरे धीरे एक उस बस की ऐसी कंडीशन हो गई है कि जैसे कोई बूढ़ी औरत है ना, इस तरह से वो बता रहे हैं। चलो अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने उस हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई थी? वो इसलिए जग गई थी क्योंकि उनको पता था, है ना, जो बस के हिस्सेदार थे, उन्हें कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्हें पता था कि बस की कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके टायर पूरे घिसे हुए हैं। उसके बावजूद भी वो उसी बस में यात्रा कर रहे हैं ना, और उन्होंने वो टायर नहीं बदला है और फिर भी उस बस में यात्रा कर रहे हैं। इसलिए जो है लेखक के मन में जो है उनके लिए श्रद्धा जग गई थी। लोगों ने सलाह, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी उस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी थी, है ना, ये हम कहानी पढ़ के जान ही गए हैं कि लोगों ने ये सलाह क्यों दी थी। क्योंकि बस की हालत इतनी बुरी थी कि वो यहाँ से वापस जो है वहाँ तक पहुँचा दे, मतलब गंतव्य तक पहुँचा दे, यही बहुत बड़ी बात थी। उस बस की हालत ही बहुत ख़राब थी, इसलिए उसमें शाम के समय जो है कोई सफ़र नहीं करता था। उसमें कोई पहली बार अगर जा रहा है तो वही शायद सफ़र करता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब इंजन स्टार्ट हुआ तो बस बूढ़ी थी तो पूरी बस हिलने लगी और इतनी ज़ोर से आवाज़ करने लगी है, तो ऐसा लग रहा था मानो हम बस के अंदर नहीं बैठे हैं, किसी इंजन के अंदर बैठे हैं, ऐसा लेखक को लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो बिल्कुल टूटी फूटी सी हो रही थी, बिल्कुल बूढ़ी लग रही थी बस, है ना, ऐसा लग रहा था बहुत पुरानी बस है। तो उसको लग रहा था कि ये तो बस पूजा के लायक बस है, इतनी बूढ़ी, इसको चलाया कैसे जाता होगा। तो इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था, सुन करके हैरानी हुई कि बस अपने आप चल भी सकती है। 5वां, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? सीधी सी बात है भाई, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि हर पेड़, उसको डरावना लग रहा था कि इस पेड़ से जो है बस टकरा जाएगी, इसलिए उसको हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। ये आप खुद करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, है ना, ये आपको बताना, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था ये, और किस उद्देश्य से हुआ था, कब हुआ था, ये सब आप बुक्स में से देख करके लिखेंगे, ढूंढेंगे आप खुद और अपने आप ये काम करेंगे। सवर्णीय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। इसका उपयोग जो है उन्होंने बस के बंद होने के उसमें किया है ना, व्यंग्य के रूप में उन्होंने किया है कि बस जो है बंद हो गई है, तो अब उन्होंने कहा है कि बस जो है पूरी तरह से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन पर उतर आई है, अब उसको नहीं चलना है, वो अब नहीं चलेगी, है ना। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। ये सारे तीनों जो क्वेश्चन है ये आपको अपने आप करने हैं। आपको भी अपनी किसी यात्रा में अगर ऐसा कोई अनुभव रहा हो, हंसी मजाक का या कोई भी, तो वो आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको जो है इस चैप्टर को पढ़ना है अच्छी तरह से और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। थैंक यू।